हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी मेगा पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज में। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिट, यूपीएचईएसी और यूपीजीडीसी अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और आइए बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस की, तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं जिनकी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। A, B and C share profits and losses in the ratio of 3:2:1. What will be the new profit sharing ratio of A and C if B retires from the business? तो यार A था, B था, C था, 3:2:1 का रेशो था। अब B को निकाल दीजिए, यहां से A और C रह गए, तो यानी कि 3:1 का रेशो बचेगा, अनलेस वो कुछ और एग्री कर लेते हैं जो सवाल में बताया नहीं गया। तो A और C का रेशो यहाँ पे 3:1 का बन जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। असर्शन आपको यहां पे दी है, वाउचिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस विच इज इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो वाउचिंग के अंदर आप बेसिकली देखते हो कि यार आपकी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में आपके पास क्या एविडेंस अवेलेबल है। रीजन दिया है, वेरिफिकेशन इज यूज्ड कंपैरेटिवली इन वेरी लिमिटेड सेंस। तो वेरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो वेरिफिकेशन के अंदर हम अपनी बैलेंस शीट के आइटम्स में मेनली वेरिफिकेशन करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज रहती हैं, उनका वेरीफाई करते हैं कि वो एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, हम ओनर हैं उनके या नहीं है, ये सब चीजें हम उसके अंदर चेक करते हैं। तो लिमिटेड सेंस में कहना, वो भी वेरी लिमिटेड सेंस में कहना, ये गलत हो जाएगा। सो हमारा असर्शन तो सही है बट रीजन पूरा का पूरा ही गलत है, क्योंकि वेरिफिकेशन का स्कोप अपने आप में काफी बड़ा हो जाता है। So correct answer is going to be option number C. A is correct, R is not correct. Which one is not a personal account? इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट की नेचर का नहीं है? प्रीपेड सैलरी, देखो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट भी किसी पर्सन को ही डिनोट करता है, तो अगेन अ पर्सनल अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट, यार प्रोप्राइटर भी एक पर्सन ही है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया। जो पेटेंट अकाउंट है, देखो पेटेंट इज बेसिकली एन इनटेंजिबल एसेट्स, एंड जितने भी आपके एसेट्स होते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल, दे आर योर रियल अकाउंट्स। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। इन अकाउंटिंग, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो प्रॉफिट होता है, आप उसको क्या मान के चलेंगे? कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व। तो अगर आप अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुए थे और उससे भी पहले अगर आपने कोई प्रॉफिट कमा लिया, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। When the fixed cost is rupees 14,000, profit is rupees 6,000 and sales rupees 1 lakh, PV ratio will be। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला बेसिकली क्या रहता है? पीवी रेशो इज योर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, परसेंटेज में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे सेल्स तो हमें 1 लाख सीधा सीधा दे रखा है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? देखो फिक्स्ड कॉस्ट और अगर आप प्रॉफिट को ऐड करोगे, दिस इज गोइंग टू बी योर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं आप, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कर सकते हैं, दे आर बोथ इक्वल टू योर कंट्रीब्यूशन। तो आप 14 और 16 को ऐड करें तो इट इज 20,000। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, सो क्लियरली इट इज गोइंग टू बी 20%। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। If bonus shares are issued out of pre-acquisition profit, it will have. Now this question it relates to holding subsidiary company वाला concept. अब यहाँ पे होता क्या है कि होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरी के शेयर्स एक्वायर करती है एक पर्टिकुलर डेट से। इस पर्टिकुलर डेट से पहले इस जो भी काम हुए हैं उसे बोला जाता है प्री एक्विजिशन। इस पर्टिकुलर डेट से पहले जो भी प्रॉफिट्स वगैरह कमाए हुए हैं आपकी सब्सिडरी कंपनी में, वो आपके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं। और इस डेट के बाद जो भी प्रॉफिट्स कमाए जाएंगे, दे आर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स जो आपके पास होते हैं, वो आप कह सकते हैं कि कैपिटल नेचर के हैं, और यहां पे आप उनको अपने प्रॉफिट्स में ऐड नहीं करते हैं। आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय या फिर गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते समय उनकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं।
पोस्ट एक्विजिशन वालों को आप अपने प्रॉफिट्स के साथ दिखा सकते हैं। अब प्री एक्विजिशन वालों की अगर हम बात करें, इस सवाल में भी पूछ रहे हैं कि यार प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को आपने बोनस ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स भी आपके कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हुए एडजस्ट हो रहे थे और शेयर्स भी आपकी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हुए एडजस्ट हो रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि यार प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, शेयर्स बढ़ जाएंगे, बट अल्टीमेटली दोनों जो है वो एडजस्ट तो एक ही चीज में हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ही हो रहे हैं। तो नेट इफेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी कि इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। Premium received on issue of shares is shown in balance sheet under the head. Options are share capital, current liability and provision, contingent liability या reserves and surplus. देखो, अगर आपको शेयर प्रीमियम मिल रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल रहा है, तो आप उसे अपनी बैलेंस शीट में आप रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम हेड के अंदर सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, बिकॉज ये एक तरीके का कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व ही होता है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is not a key characteristic of activity based costing ABC? ऑप्शंस हमारे पास हैं। इट emphasizes direct labor hours as a primary cost driver. It focuses on identifying and assigning cost to activities. It helps in understanding the real cost of products and services. It can be used to improve pricing and product mix decisions. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि यार कोई भी कॉस्ट है तो उसको कौन सी एक्टिविटी ड्राइव कर रही है, और उसके बेसिस पे हम कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करके अपने कॉस्ट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे यहाँ पे अपोर्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं मानते कि यार आपका जो डायरेक्ट लेबर आवर्स है वही केवल एक प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर है। आप हर एक कॉस्ट की, हर एक एक्टिविटी की अलग अलग ड्राइवर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कस्टमर्स, आपका कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट का कुछ खर्चा है, तो आप देखेंगे कि यार आप कस्टमर सपोर्ट कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा दे रहे हैं, किसमें आपका ज्यादा टाइम लग रहा है, उस हिसाब से उसका कॉस्ट एलोकेट करेंगे। आप देख रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री का रेंट का खर्च है, तो आप देखेंगे यार कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसने ज्यादा जगह ले रखी है, तो उसको ज्यादा रेंट एलोकेट होना चाहिए। तो हर एक कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करते हैं और उसको प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि यार हर एक कॉस्ट को लेबर आवर्स के बेसिस पे एलोकेट कर दो, पोर्शन कर दो, ये काम नहीं करेंगे। तो ये आपका की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। The ratio of the variable cost to sales is 70%. वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का रेशो आपको 70% दे रखा है। क्या आप मुझे पीवी रेशो बता सकते हो? देखो जी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज योर कंट्रीब्यूशन। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास सेल्स 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 70 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 30 हो गया। वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का रेशियो अगर 70% है तो कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रेशियो कितना होगा? 30% होगा। मेरा पीवी रेशियो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? 30% होगा। अभी मुझे नहीं पता सवाल में काम आएगा या नहीं आएगा, बस एकदम से मैंने आपको भी बता दिया। ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल्स। तो जितनी भी हमारी टोटल कैपेसिटी है उसके 60% पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। When fixed costs are 90,000, कैपेसिटी सेल्स विल बी, कैपेसिटी सेल्स आपको बतानी है, टोटल कैपेसिटी सेल्स आपकी कितनी होंगी। फिक्स्ड कॉस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 की दे रखी है, और जनाब आपने पीवी रेशो ऑलरेडी निकाला है 30% का। क्या आप इसके बेसिस पे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो? ब्रेक इवन पॉइंट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ठीक है जी, तो अगर आप इसे करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट इज गोइंग टू बी ₹3 लाख की 3 लाख की सेल्स पे आप ब्रेक इवन कर जाते हैं। अब 3 लाख की सेल्स का मतलब है कि आप अपनी कैपेसिटी के 60% पे काम कर रहे हैं, तो आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? बताओ जी, किसका 60% 3 लाख आएगा इन सभी ऑप्शंस में से? सर 5 लाख का 60% 3 लाख आएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। Which of the following statements is incorrect regarding the concept of responsibility accounting? It involves identification of responsibility centers within an organization. It focuses on evaluating the performance of individual managers. It emphasizes the use of historical cost data for performance evaluation. It aims to improve the control and efficiency.
ऑफ दी ऑपरेशंस। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स तय कर रहे हैं, आप मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आपको कंट्रोल और एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस इंप्रूव करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट डाटा जो है ना, उसको नहीं देखना है, हम कुछ नई चीज करने वाले हैं, कुछ बेहतर करने वाले हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट तो पुरानी चीज है, इसमें लिमिटेशंस है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, ऑप्शंस हमारे पास हैं conservation convention, convention of disclosure, convention of materiality, area of the book, accounts. So my dear friends, विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि यार आप अपने अकाउंट्स के अंदर ना कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअल में नहीं है। तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर आपको कहता है कि यार आपको सब कुछ साफ साफ सही सही दिखाना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ भी गलत नहीं दिखाना है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। Which is not the characteristic of break even point. Options हैं no loss and no profit, total revenue is equal to total cost, contribution is equal to fixed cost, contribution is less than fixed cost. अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यार सी और डी में से एक ही सही हो सकता है, दोनों सही तो नहीं हो सकते। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपको कोई प्रॉफिट कोई नुकसान नहीं होता, आपका रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर आता है। इट मींस कि आपका कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें तो आपका जीरो निकल कर आता है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। कंट्रीब्यूशन लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट होगा तो आपको लॉसेस हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। Measuring cost and value of human resource for organization is related to, तो अगर आप कॉस्ट और वैल्यू मेजर कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स की तो किसके अंदर आएगा? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियरली अगर आप ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट को वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो आप ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है विद रेफरेंस टू एंगल ऑफ इंसिडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो बात होती है, ये आपका जो कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ब्रेक इवन कॉस्टिंग से, मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ है। और ये वाला जो एंगल है, ये बेसिकली आप कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखने की कोशिश थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो, हमें कॉस्ट और रेवेन्यू के जो लाइंस है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे। आपके पास जो फिक्स्ड कॉस्ट रहती है उसका ये लाइन कुछ ऐसा निकल कर आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। और जो आपका टोटल कॉस्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, फिक्स्ड कॉस्ट वाली लाइन के ऊपर से ही स्टार्ट होगा, ये आपका टोटल कॉस्ट वाला लाइन होगा। एंड इसके साथ हमें बनाना पड़ेगा रेवेन्यू का लाइन, सेल्स का लाइन, और ये कुछ आपका ऐसे बन के निकल कर आएगा, ये आपका सेल्स का लाइन बन गया। एंड प्यारे दोस्तों, ये जो बीच में एंगल बन रहा है सेल्स लाइन और कॉस्ट लाइन के बीच में, ये जो एंगल है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को दर्शाता है। जितना बड़ा एंगल होगा, जितना ज्यादा गैप होगा सेल्स और कॉस्ट की लाइन में, उतना ज्यादा आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी यहाँ पे होने वाली है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो आपको दे रखी है वो बिल्कुल सही दे रखी है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन द सेल्स लाइन एंड द कॉस्ट लाइन, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल्स और कॉस्ट लाइन के बीच का ये एंगल है। और ये दोनों स्टेटमेंट क्योंकि सही बन जाती हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 का बन जाएगा। चलिए, सवाल है जी अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिगार्ड टू काइजन कॉस्टिंग। तो काइजन कॉस्टिंग की बात हो रही है जी, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है काइजन कॉस्टिंग को लेकर, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो काइजन बेसिकली एक जापानीज टर्म है जो कि बात करती है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की, कि कॉन्टिन्यूअसली आप काम करते रहे, इंप्रूव करते रहे अपने सिस्टम्स को और कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें। इट इज अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, बिल्कुल सही है। इट इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट विदाउट नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन क्वालिटी, स्टाफ एंड सिक्योरिटी। तो बिल्कुल आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो काइजन कॉस्टिंग को सही तरीके से डिस्क्राइब कर रही हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 का बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर एक पूरे प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को ट्रैक किया जाता है, कि प्रोडक्ट को जब हम बना रहे हैं उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, और कैसे उस प्रोडक्ट को बना लिया गया और फिर फाइनली वो प्रोडक्ट को अबंडन कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पूरे उसके लाइफ साइकिल के कॉस्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो इट एनालाइजेस द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो सारे कॉस्ट और सारे रेवेन्यूज को आप देखकर प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस यहां पे कर सकते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। इट हेल्प्स प्लानर्स टू कंट्रोल कॉस्ट मोर इफेक्टिवली। तो बिल्कुल कॉस्ट का आपको एनालिसिस मिल जाता है, तो उससे आप कंट्रोल भी लगा सकते हैं।
तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल जेनरिक सी हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से रिलेट भी कर रही हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विद रेफरेंस टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव इट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो आपका कंसेप्ट है वो मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर ब्रेक इवन कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपका फॉर्मूला क्या रहता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला रहता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यानी कि आपकी एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, बाय लोअरिंग द ब्रेक इवन पॉइंट थ्रू रिडक्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट नीचे कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो उससे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल बढ़ जाएगा। लेट सपोज हमारी अभी एक्चुअल सेल्स है 1,50,000 की और ब्रेक इवन सेल्स हमारे पास है 1 लाख की, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी 50,000 का होगा। बट अगर हम इस ब्रेक इवन सेल्स को कम करके 75,000 कर दें तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे बढ़कर 75,000 हो जाएगा। तो अगर आप ब्रेक इवन सेल्स को लोअर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे इंक्रीज होगा। बाय अडॉप्टिंग अ बेटर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को बेचते हैं जिसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स बढ़ जाते हैं, तो उससे भी आप जल्दी ब्रेक इवन कर लेंगे, जल्द आपका ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आ जाएगा, सेल्स कम हो जाएगा ब्रेक इवन वाला, और उससे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इंप्रूव कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला ये भी रहता है जी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो अगर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर लेते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपका इंप्रूव होगा। तो दोनों आपके आंसर में आएंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग बजट? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग बजट नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन है सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट और कैश बजट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग बजट या फिर ऑपरेशनल बजट यूजुअली आपके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से जुड़े होते हैं, आपके डेली ऑपरेशन से जुड़े होते हैं, और यहाँ पे हमारे सेल्स, प्रोडक्शन और लेबर बजट जो है ना, ये ऑपरेटिंग बजट की कैटेगरी में आ जाएंगे। बट कैश बजट नहीं आएगा ऑपरेटिंग बजट की कैटेगरी में। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल बजट? देखो, फंक्शनल बजट आपके डिफरेंट फंक्शंस के लिए बना लिए जाते हैं, डिफरेंट फंक्शनल एस्पेक्ट्स के लिए बना लिए जाते हैं। मास्टर बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम फंक्शनल बजट्स की बात करें तो यहाँ कैश बजट, प्रोडक्शन बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आ जाएंगे। मास्टर बजट आपका एक कंप्लीट बजट होता है जिसमें आप पूरी फोरकास्टेड, बजटेड बैलेंस शीट, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब कुछ बना डालते हैं। तो दैट इज नॉट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शनल बजट। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is not correctly matched in the context of cash flow statement? कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर, आपने डिबेंचर इशू किए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोला जा रहा है। ये डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो तो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो इट शुड बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मुझे तो यही आंसर लग रहा है। कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश रिसीट्स फ्रॉम रॉयल्टी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रीपेमेंट ऑफ द लोन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बी, सी और डी तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो बनेगा। Which of the following statements is correct? Contribution is the difference between sales and total cost of sales. देखो, contribution is difference between sales and your variable cost, not the total cost of sales. तो ये पहला वाला तो सही नहीं लग रहा। PV ratio can be increased by reducing the variable cost. तो जनाब, आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, आपका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा तो पीवी रेशो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही लग रहा है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज करेक्ट। जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ऑप्शंस हमारे पास हैं पीटर एफ ड्रकर, रॉबर्ट एन एंथनी, लिंच एंड विलियमसन, जिमी कार्टर। जीरो बेस बजटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो बजट्स हैं उनको स्क्रैच से बनाते हो, सारे खर्चों को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, एक फ्रेश तरीके से, फ्रेश अप्रोच से जस्टिफाई करते हो। इस टेक्निक को डेवलप तो पीटर फायर ने किया था, बट इसे ऑफिशियल गवर्नमेंट यूजेज में जो लाया गया था इट वाज बाय प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बन जाएगा।
सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और हमारे सभी कोर्सेज की डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं एविस्टडी क्लासेस के ऐप पे। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। नीचे नंबर आपको देखने को मिल रहा है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।